साल 2013 जिसने पूरे भारत को ही नहीं बल्कि पूरी विश्व को हिला दिया। दिल दहला देने वाली एक ऐसी खौफनाक घटना जिसने हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी शुरू होती है दिल्ली में रहने वाली एक लड़की की, जो कि दिल्ली के नरेला में रहती थी। इस लड़की का क्या नाम था, यह तो हम आपको वीडियो के अंत करते करते बता ही देंगे, परंतु आपको सुनकर हैरानी होगी कि यह घटना सुनकर कि आप अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाएंगे। दरअसल इस केस के दौरान जज ने भी एक टिप्पणी की थी, और वह क्या टिप्पणी थी वह भी हम आपको बताएंगे। ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दरअसल इस घटना को घटने के बाद इस मामले की पैरवी कर रहे वकील ने इस अपराध को महिला जाति के साथ की गई अब तक की सबसे बड़ी हैवानियत का नाम दिया था। आखिर क्या हुआ था उस लड़की के साथ, जिसका नाम देश नहीं बल्कि विदेशों तक हवा के तेज झोंके से भी तेज फैल गया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त निशा हाजिर हूँ फिर से आप सभी के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी दिल थाम के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर से बताइए ताकि अन्य लोग भी जागरूक हों। वैसे वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ये कहानी जैसा कि हमने बताया दिल्ली से प्रारंभ होती है, दिल्ली के नरेला में रहने वाली एक लड़की की, जिसका नाम हम आपको वीडियो खत्म होने से पहले ही बता देंगे। बस अभी आपको यह जानना जरूरी है कि उस लड़की के साथ में आखिर ऐसा हुआ क्या। साल 2013 2 मई, दिन गुरुवार। यह दिन इस लड़की के लिए बहुत ही खास था, और हो भी क्यों ना। आखिर उसके सपने जो पूरे हो गए। इस दिन पहली बार वह घर छोड़कर के बाहर जाने की वजह से थोड़ी सी घबराहट के साथ में थी, लेकिन मन में खुशी भी थी। आखिर उसने जिस दिन की कल्पना की थी वह दिन उसकी जिंदगी में था। इस दिन वह अपने पूरे परिवार के साथ में बैठकर खाना खाती है, और 23 वर्षीय यह लड़की दिल्ली से नर्सिंग की पढ़ाई को पूरा करने के बाद में मिलिट्री हॉस्पिटल में नर्स बनना चाहती थी। इसके लिए उसने तैयारी शुरू कर दी थी, और नेवी में नर्स की वैकेंसी निकलने पर इस लड़की ने जाम के लिए अप्लाई किया, और एग्जाम में शामिल होने के बाद वह सफल हुई और नर्सिंग ऑफिसर सिलेक्ट कर ली गई। किसी सिलसिले में इस लड़की को मुंबई के कला भवन में स्थित नौसेना ऑफिसर में पेश होना था, और उसे आईएनसी मुंबई में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। यह दिन उसके परिवार के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था, क्योंकि उनकी बेटी पहली बार घर से बाहर जा रही थी। उसके पिता उसे मुंबई तक छोड़ने के लिए जाते हैं, जिनका नाम अमर सिंह राठी, और उसके चाचा विनोद कुमार दहिया, चाची सुनीता दहिया, और साथ में जा रहे थे। अब इनका नाम सुनकर आप सभी समझ चुके होंगे कि हम आपको आज क्या बताने वाले हैं। इस लड़की का नाम भी अब आपको मालूम पड़ गया होगा। जी हाँ दोस्तों, हम आज जो घटना बताने जा रहे हैं, ये घटना इस प्रीति राठी की है जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला। प्रीति राठी अपने इन फैमिली मेंबर के साथ में मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर पहुंचना चाहती थी, और तय समय पर पहुंचना था। 1 मई 2013 को दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुक जाती है, और प्रीति अपने पूरे परिवार है जिनके साथ वह आई थी, उन सभी के साथ में वह उस ट्रेन में सवार होकर के एक सीट पर बैठ जाती है। अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती हुई ट्रेन काफी ज्यादा तेजी से चलती है, और उस ट्रेन में इतनी ज्यादा भीड़ होती है जितनी किसी ने सोची नहीं होगी, क्योंकि ज्यादातर लोग सीटों के अंदर बैठे तो थे, लेकिन जितने ज्यादा लोग सीटों पर बैठे थे उससे कहीं ज्यादा लोग खड़े हुए थे। उन्हें भीड़ में एक युवक ऐसा भी था जो कि अपना चेहरा छुपाए हुए था, और वह बार बार प्रीति को देख रहा था। प्रीति ने उसकी आदतों को नोटिस किया, और उसने अपने घर वालों को भी बताया। प्रीति और उसके घर वाले थोड़े सतर्क हुई। भीड़ भाड़ के बीच में सभी लोग सोए हुए थे, और रात यूं ही गुजर जाती है। सुबह जब लोग उठाते हैं तो इधर ट्रेन भी अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ते हुए मुंबई पहुंच जाती है। अब दूसरे दिन यानी कि 2 मई 2013 को प्रीति अपने परिवार के सहित बांद्रा टर्मिनल पर उतरती है। यही कोई करीब के 8 या 9 बजे होंगे। ट्रेन बांद्रा स्टेशन पहुंच जाती है, और प्रीति और उसके चाचा चाची ट्रेन से उतर जाते हैं, और वह अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। वह अपने परिवार के साथ चलते हुए परिवार से थोड़ा पीछे रह जाती है, और थोड़ा जल्दी चलने की कोशिश करती है ताकि वह परिवार के साथ चल सके।
तभी उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे पीछे से छुआ है। उसके कदम अचानक से चलते चलते रुक जाते हैं और जैसे ही वह मुड़कर देखती है तो वह देखती है कि वही लड़का उसके पीछे था जो कि उसको बार बार ट्रेन में देख रहा था। उसकी कुछ समझ में आता उससे पहले ही उस लड़के ने एक डिब्बे में से एक रासायनिक केमिकल प्रीति के चेहरे की तरफ तेजी से फेंका। अचानक से प्रीति दहाड़े मारकर चिल्लाना शुरू करती है। उसकी आवाज सुनकर उसके घर वाले उसके पास आते हैं। बाकी के अन्य लोग भी उसके पास में जमा होते हैं। उसकी हालत देख नहीं जा रही थी। ऐसा लग रहा था किसी ने उसके चेहरे पर जलन भरी चीज फेंकी हो। कुछ लोग प्रीति को पकड़ते हैं तो उसके चेहरे और कपड़े में लगे उस रासायनिक केमिकल से उन लोगों के हाथ भी जलना शुरू कर देते हैं। फिर सभी जैसे तैसे अपने दर्द को भुलाकर प्रीति को संभालने लग जाते हैं। उधर रेलवे अधिकारी प्रीति को अपने रूम में लेकर आता है और तुरंत उसे अस्पताल में भेजने की तैयारी शुरू कर देते हैं। पास के ही अस्पताल में उसे भेज दिया जाता है जहां पर उसकी हालत और भी ज्यादा गंभीर बताई जाती है। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस लड़के ने प्रीति पर एसिड फेंका था। जब प्रीति के ऊपर वह एसिड फेंककर भाग रहा था तभी उसके पीछे काफी ज्यादा लोग भागना शुरू कर देते हैं, परंतु वह सबको चकमा देकर न जाने उनकी आंखों से कहां गायब हो जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। इधर पुलिस प्रीति के पास जाकर पंचनामा बनाना शुरू कर देती है। प्रीति के चाचा के जख्म ज्यादा गहरे नहीं थे, इसलिए हॉस्पिटल से कुछ ही देर बाद उनको छुट्टी मिल जाती है। इधर पुलिस प्रीति के पास जाकर पंचनामा बनाना शुरू कर देती है। इसलिए वह अस्पताल से छुट्टी लेने के बाद प्रीति के चाचा सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं और पूरी घटना की बात बताकर पंचनामा दर्ज करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा पुलिस वहां से सबूत इकट्ठा करती है जिससे कि प्रीति को इंसाफ मिल सके। इधर पुलिस भी प्रीति का बयान दर्ज करने के लिए अस्पताल पहुंचती है। उसके जख्म इतने गहरे थे कि प्रीति को आवाज भी जा चुकी थी और उसका चेहरा तो पूरी तरह जल चुका था। इसी कारण प्रीति बयान दर्ज नहीं कर पाई और उसका हौसला अभी टूटा नहीं था। वह पूरे जज्बे और हिम्मत से लड़ रही थी। चाहकर भी वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसने हाथों से लिखने का इशारा किया। इसके बाद उसे पेन और पेपर दिया गया। जल्दी से उसने अपने गुनहगारों को गिरफ्तार करने व सजा देने की मांग की। पुलिस पर भारी दबाव था कि वह तुरंत अपराधी को गिरफ्तार करें, लेकिन अपराधी का कोई अता पता नहीं था। तमाम गवाहों के मध्य नजर अपराधी का स्टैचू पुलिस ने तैयार करवाया और अपराधी की तलाश शुरू की गई थी। पुलिस के हाथ खाली थे। इसी बीच 4 मई 2013 को एक लड़का प्रीति की बहन को फोन करता है और प्रीति के बारे में पूछताछ करता है कि वह कैसी है। वह लड़का बीटेक का स्टूडेंट था। इसी बीच प्रीति की बहन अपने पिता से उसकी सारी बात बता देती है, जिसकी जानकारी उसके पिता पुलिस को देते हैं। यह जानकारी हाथ लगने के बाद पुलिस तमाम बयानों के आधार पर बनाए गए स्टैचू को प्रीति को दिखाती है और प्रीति से पूछती है कि क्या तुम्हें याद है कि यह वही है जिसने तुम पर अटैक किया। ऐसे में वह 3 नाम लिखती है, जिसमें पहला नाम पवन कुमार, दूसरा सत्यम और तीसरा अंकुर। उसके अनुसार स्टैच्यू में दिख रहा लड़का इन तीनों में से कोई एक था, क्योंकि प्रीति ने पवन का नाम लिया और पवन कुमार नाम के लड़के ने ही उसकी बहन को फोन करके उसका हालचाल पूछा था। इसीलिए पुलिस अनुमान लगाती है कि शायद पवन ने ही प्रीति पर एसिड फेंका हो और वह जानना चाह रहा हो कि वह जिंदा है या मर गई। पवन को ढूंढने पुलिस लग जाती है और खोजबीन के कुछ दिनों बाद ही उसे गिरफ्तार करके फिर एफआईआर दर्ज करती है। इधर लोगों का गुस्सा भड़क जाता है और वह चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अपराधी को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। सभी प्रीति के स्वस्थ होने की दुआएं भी कर रहे थे और उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। प्रीति को बचाने की हर कोशिश की जाती है, परंतु 1 जून 2013 को प्रीति की दिल की धड़कन रुकने से वह दुनिया छोड़कर चली जाती है। इस खबर से पूरे देश में गम की लहर दौड़ जाती है। प्रीति का पोस्टमार्टम होकर उसकी लाश उसके घर वालों को सौंप दी जाती है, परंतु प्रीति के घर वाले सीबीआई जांच की मांग करते हुए अंतिम संस्कार करने से मना करते हैं। अंत में सीबीआई जांच का एक्शन मिलने पर प्रीति का अंतिम संस्कार किया जाता है। जल्दी से जल्दी प्रीति के कातिलों को कड़ी सजा मिले। जिस लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार किया उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता, क्योंकि जिस दिन प्रीति के साथ यह हादसा हुआ उस दिन वह लड़का उस जगह पर था ही नहीं। यह मामला बहुत ज्यादा गंभीर बनता जा रहा है और जांच सीआईडी मुंबई को दी जाती है।
मामला हाथ में आते ही सीआईडी मुंबई जांच के सिलसिले में सबसे पहले प्रीति के घर जाती है और जानकारी जुटाना शुरू करती है। जांच के दौरान उनको पता चलता है कि अंकुर नाम का एक लड़का प्रीति से एक तरफा प्यार करता था। उसने उसे प्रपोज भी किया था, लेकिन प्रीति ने साफ मना कर दिया था। इसके अलावा अंकुर पवार प्रीति से ही शादी करने की जिद में था। प्रीति ने साफ मना कर दिया। उसने प्रीति को धमकी भी दी थी कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंकुर से पुलिस पूछताछ करती है। वह कहती है कि 1 मई 2013 को तुम कहाँ थे? तो अंकुर ठीक से जवाब नहीं दे पाता और अपने बयान बदलता है। तभी पुलिस को शक हो जाता है। साथ ही अंकुर के हाथों पर जख्म के निशान भी थे। ये जख्म कैसे थे? तो ये जख्म बिल्कुल एसिड से जलने के जख्म थे। अंकुर बार बार बयान बदलने और अपने हाथों के निशाने को छुपाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से पुलिस का शक गहरा होता है। कड़ी पूछताछ के बाद साफ साफ पता चलता है कि एसिड फेंकने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अंकुर पवार था। पुलिस उसे गिरफ्तार करके मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अस्पताल भेज देती है। अंकुर साफ साफ बताता है कि वह प्रीति को पसंद करता था, लेकिन प्रीति ने उसे मना कर दिया। इससे वह काफी ज्यादा गुस्से में था और उसने प्रीति के इंडियन नेवी में नौकरी हासिल करने के बाद अंकुर बेरोजगार बैठा था, इसलिए अंकुर के घर वाले उसे ताने भी देते थे। इसलिए प्रीति से उसे जलन थी, तो उसने फैसला कर लिया कि वह उसे सबक सिखाकर रहेगा और उसे किसी भी हालत में नौकरी हासिल नहीं करने देगा। उसे प्रीति की हर एक जानकारी पता थी, इसीलिए वह जानबूझकर इस ट्रेन में सवार हुआ जिसमें प्रीति थी। वह यह काम ट्रेन में ही करना चाहता था, परंतु किसी कारण से उसके माता पिता सतर्क हो गए, इसीलिए वह इसे अंजाम नहीं दे सका। अंकुर ने अपना पूरा गुनाह कबूल कर लिया, परंतु बात यहाँ आती है कि उसे एसिड दिया तो किसने दिया? जिस दुकान से उसने एसिड खरीदा था, उस दुकानदार के मालिक को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अंकुर पर 4 सीट का मामला दर्ज होता है। अंकुर को दोषी पाते हुए धारा 302 और धारा 326 के तहत सजाए मौत दी जाती है और 5 लाख का जुर्माना भी। इतिहास में पहली बार था कि किसी एसिड अटैकर को फांसी की सजा सुनाई गई, जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थीं। अब हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि एक जज ने टिप्पणी की थी, और वह क्या टिप्पणी थी तो ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा था कि इस एसिड अटैक की वजह से प्रीति का चेहरा इतनी बुरी तरीके से जल चुका था और इतना भयानक हो चुका था कि प्रीति ने अपना चेहरा देख लिया होता तो शायद वह अपने आप उसी दिन मर जाती। यह टिप्पणी अंकुर की दरिंदगी को बताने के लिए काफी थी। अंकुर इतना बड़ा शैतान और पत्थर दिल इंसान था, जिसका अंदाजा आप सभी भी लगा सकते हैं। जज ने जब उसे फांसी की सजा सुनाई तो उसके चेहरे पर जरा भी डर का भाव नहीं था कि उसने कुछ गलत किया है, और वह बेशर्मी से मुस्कुरा रहा था। उसकी क्रूर हंसी घर वालों को जख्म पर नमक जैसी लग रही थी। हमारे आसपास घटने वाली ऐसी घटनाओं को या हमारे देश विदेश में घटने वाली ऐसी घटनाओं को देखते हुए हमेशा ही आपको अपने लिए सतर्क रहना चाहिए, और इस घटना को कहानी के माध्यम से बताने का उद्देश्य एकमात्र यह है कि कोई भी अंकुर जैसा दरिंदा हमारे आसपास या हमारे समाज, देश, संसार में पैदा न हो, जिसने एक हंसती खेलती जिंदगी को मौत के घाट उतार दिया। आप सभी की क्या राय है? कमेंट में जरूर से बता दीजिए, और क्राइम की ऐसी ही सच्ची घटनाओं को जानने के लिए आप हमारे परिवार का हिस्सा जरूर बनिए। जय हिंद, जय भारत।